हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सेवेंथ क्लास का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। जिसमें पहला तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग 1000 वर्षों के दौरान जो भी आपका उस टाइम में जो भी परिवर्तन हुए उसके बारे में पढ़ा है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, जिसमें राजा और उनके राज्यों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो राजा और उनके राज्य, ये कब से कब तक है? ये मध्यकाल में आप देखेंगे कि राजा का उदय किस तरीके से हुआ। तो ये आपका मेनली जो है वो 700 से लेके 1000 एडी तक की बात कही जा रही है। 700 से लेके 1000 एडी तक। तो आप इस चैप्टर के अंदर हम लोग को मेनली क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसके बारे में हम एक समरी डालते हैं। पहले देखेंगे कि नए राजा। आपका जो चैप्टर है वो है नए राजा और उनके राज्य और उनके राज्य, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। कि सबसे पहले हमें इसमें देखेंगे कि राजवंशों का, नए राजवंशों का उदय कैसे होता है। नए राजवंशों राजवंशों का उदय। दूसरा जो हम आता है इसमें पढ़ने के लिए, वो है आपका राज्यों का प्रशासन कैसे चलता है। राज्यों का तो उदय हो चुका है, अब राज्यों का प्रशासन किस तरीके से है, किस तरीके से चलाई जाती है। तीसरा आप देखेंगे क्या, कि प्रशस्तियां और भूमि अनुदान किस तरीके से दिया जाता था और किनको दिया जाता था। प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। भूमि अनुदान। चौथा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे कि धन और धन के लिए युद्ध किस तरीके से किया जाता था। धन के लिए युद्ध, जिसमें हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी का आक्रमण जो भारत के ऊपर में किया गया था, तो उन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट जो पॉइंट आता है वो है आपका चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य, इसका भी इस समय उदय हुआ था। चोल राज्य के अंतर्गत अब इनका चोल राज्य कहाँ से कहाँ तक था, तो उरैयूर से आपका तंजावुर तक, ये देखेंगे। दूसरा आपका इनका प्रशासन देखेंगे। मंदिरों का ये लोग कैसे निर्माण कराते थे, तो भव्य मंदिर निर्माण निर्माण देखेंगे। और चौथा है कृषि का, इन इस काल में कैसे विकास हुआ था। कृषि, आपका सिंचाई, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा आपका है कि चोल का प्रशासन किस प्रकार का था। तो ये जो चोल है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर इसको भी पढ़ना है। तो इसलिए ये चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक को एक साथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस वीडियो में केवल यहाँ तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि धन के लिए युद्ध का कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नए राजवंशों का उदय हुआ, कैसे उदय हुआ। तो सबसे पहले जो 7वीं शताब्दी की बात कही जा रही है, तो उस टाइम में राजवंशों का उदय हो रहा था। तो राजा उस टाइम में कैसे बनाए जाते थे, तो जो शासक होते थे, तो नया जो शासक कैसे बनता था, तो जो भी शासक वर्ग थे उस टाइम में, वो अपने प्रशासन को चलाने के लिए दूसरे लोगों पे भी डिपेंड रहते थे। जैसे उस टाइम के जो भी भूस्वामी वर्ग के लोग होते थे या योद्धा वर्ग के लोग होते थे, उस पे डिपेंड होते थे। और उसका जो भूस्वामी वर्ग थे या जो योद्धा वर्ग थे, वो लोग राजा को सहायता देते थे, और बदले में राजा उनको क्या देती थी, उनको भूमि अनुदान भी देते थे। बहुत सारे अधिकार भी देते थे कि आप राजस्व वसूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी अनुदान दिया जाता था, तो धीरे धीरे राजा से भी उनको लाभ होता था, और वो धीरे धीरे इतना संपन्न होते चले गए
क्योंकि जो जमीन उनको दी जाती थी उस पे वे कर भी इकट्ठा करते थे। तो धीरे धीरे वो काफी शक्तिशाली हो गए और वो अपने आप को, जो केंद्रीय सत्ता थी उससे अपने आप को अलग करके एक अपना राज्य स्थापित करने लगे थे। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसको जो सामंत वर्ग थे, जो भूस्वामी वर्ग थे, वही शक्तिशाली होके कौन बने, सामंत वर्ग बने। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से राजवंश हैं। उनके बाद ये 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखेंगे कि नए राजवंशों का उदय किस तरीके से हुआ। तो 7वीं शताब्दी तक आते आते उपमहाद्वीप में आप देखेंगे तो विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी वर्ग के लोग थे। और क्या था, योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। यही अंत में जाके राजा का रूप ले लेता है। तो जैसे देखेंगे कि राजा लोग प्रायः क्या करते थे, उन्हें अपने मातहत चुनते थे या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो ये जो राजा को सहायता देते थे, ये जो बड़े भूस्वामी वर्ग थे, वही क्या कहलाए, मातहत या सामंत कहलाए। उनसे उम्मीद की जाती थी, इन सामंतों से क्या उम्मीद की जाती थी, तो राजा पहले हुआ, राजा इनकी मदद कैसे लेते थे, तो राजा के मातहत होता था, राजा के मातहत, या इसको कह सकते हैं सामंत, सामंत वर्ग थे। इन सामंत वर्गों का से सैनिक सहायता ली जाती थी, सैनिक सहायता। इसके अलावा ये कर या राजस्व वसूल करते थे, राजस्व वसूल करके राजा को देते थे। दूसरा ये देखेंगे कि ये जो मातहत होते थे, ये सामंत जो होते थे, वो कौन होते थे, ये बड़े भूस्वामी स्वामी होते थे और योद्धा वर्ग होते थे, योद्धा होते थे, योद्धा सरदार होते थे। अब देखेंगे कि जो ये सामंत है, कभी कभी ये इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि ये अपने आप को उपाधि देते थे। और ये उपाधि धारण कौन सा करते थे, महामंडलेश्वर का, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करते थे। दूसरा ये उपाधि धारण करते थे महासामंत का। ये जो उपाधि थी ये स्वयं लेते थे, इनको राजा द्वारा नहीं, ये खुद को ये उपाधि धारण करते थे। यहाँ देखेंगे कि उनमें उम्मीद की जाती थी, इन सामंतों से क्या उम्मीद राजा करते थे, कि ये धन, जो सत्ता है, सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत को अपने आप, यहाँ देखें, ये उपहार लाए राजा के लिए। दूसरा कि ये सैनिक सहायता प्रदान करे उनको। और ये इनके पास जो धन संपत्ति इतना ज्यादा था, सामंत अपने आप में महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी मानने लगा था, घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने आप को स्वामी से, आधिपत्य से स्वतंत्र होना चाहते थे। जो राजा होते थे उनके आधिपत्य से भी ये स्वतंत्र होना चाहते थे। इस तरह एक उदाहरण अगर देखें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज देखेंगे, तो इसका जो सामंत कैसे राजा बना, उसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि दक्कन में आपको दक्कन के राष्ट्रकूट के बारे में देखें। दक्कन के राष्ट्रकूट, ये कौन थे, ये आपका कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे, उनका ये मातहत थे। चालुक्य के मातहत थे, उनके ये सामंत थे राष्ट्रकूट। इन्होंने क्या किया कि ये चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे, उनके नियंत्रण में थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान हुआ। राष्ट्रकूट राजा कौन हुआ, दंती दुर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दंती दुर्ग। ये कौन थे, राष्ट्रकूट का मतलब बहुत ही शक्तिशाली एक राजा थे, राजा हुआ। एक
यहाँ देखेंगे, प्रधान था दंतिदुर्ग ने अपने आप को चालुक्य स्वामी से अपने आप को अलग कर दिया, उनके अधीनस्थ को अधीनता को इनकार कर दिया और हरा के, ये कैसे, क्योंकि उस टाइम में क्या था कि जो राजा होगा, जो क्षत्रिय वर्ग का होगा, जो योद्धा होगा, वही राजा के पद पे पद पर आसीन होगा। तो ये तो दंती दुर्ग जो था वो ब्राह्मण था, तो ये तो राजा का पद नहीं हासिल कर सकता था। तो बहुत सारे जो ब्राह्मण थे वो ये कहा कि जो एक हिरण्य गर्भ करके यज्ञ होगा, अगर वो कर लेने से क्षत्रियता आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आपके एग्जाम में भी पूछा जाता था कि हिरण्यगर्भ क्या है। तो ये एक यज्ञ है जिससे आप क्षत्रियता हासिल कर सकते हैं। अगर क्षत्रिय वंश में नहीं भी जन्म लिए हैं फिर भी आप क्षत्रिय बन सकते हैं, इस यज्ञ के करने के बाद क्षत्रियता को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सोने का गर्भ, सोने का गर्भ। तो ये जो दंती दुर्ग था, इसने क्या किया, हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ किया और अपने आप को क्षत्रिय साबित किया, क्षत्रिय मान लिया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न की जाती थी। तो यह माना जाता था कि इसमें जो याचक है या जो जन्मा क्षत्रिय नहीं है, जो क्षत्रिय में जन्म नहीं लिया है, वो भी इस यज्ञ को करने के बाद क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। कुछ अन्य उदाहरण भी देखें तो बहुत सारे जो उद्यमी परिवार के लोग थे, व्यवसायी परिवार के लोग थे, तो वो लोग तो वैश्य थे, लेकिन फिर भी वो तो राजशाही कायम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लोग भी सैन्य कौशल का इस्तेमाल करके, जैसे यही जो हिरण्यगर्भ है, उस यज्ञ को करके क्षत्रियता को स्वीकार किया। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और एक गुजर प्रतिहार का हरिचंद्र जो है, ये दो ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपनी परंपरा पेशे को छोड़ दिया। इनका जो परंपरा था, ये जो उद्यमी का काम करते थे वो छोड़ के इसने शस्त्र अपना लिया, मतलब कि आप ये क्षत्रिय अपने आप को मानने लगे। ये जो थे कदम, जो कर्नाटक में राज्य करते थे और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित की। जब ये क्षत्रिय बन गए तो इन्होंने राज्य स्थापित की, एक कर्नाटक में, दूसरा राजस्थान में। अब अगला हम लोग देखेंगे क्या, कि एक ये आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये जो यहाँ पर दिया गया है चित्र, ये चित्र क्या है, एलोरा का गुफा नंबर, एलोरा की गुफा 15 का चित्र है। इसका नाम ही है एलोरा की गुफा 15। इसमें क्या चित्र, एक भित्ति चित्र मिला है, मतलब गुफाओं पर जो चित्र उकेरे गए हैं उसमें क्या दिखाया गया है, कि जिसमें विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, मतलब पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है। और ये किसके काल में दर्शाया गया था, तो ये राष्ट्रकूट काल का कृत है, राष्ट्रकूट के काल का है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि एलोरा की गुफा 15 में कौन सा भित्ति चित्र बनाया गया, ये किसके काल का है, तो ये आपका राष्ट्रकूट के काल का ये भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दर्शाया गया है। अब अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है आपका राज्यों में प्रशासन के बारे में। अब ये राज्य तो स्थापित हो गया है कि बहुत सारे जो सामंत थे अपने आप को, जो राजा होते थे उनसे उनकी अधीनता को अस्वीकार करके अपना राज्य स्थापित किया, क्योंकि अब वो काफी शक्तिशाली होते चले गए थे। राज्यों में प्रशासन कैसे चलाई जाती थी, तो ये जो नए राजा बने, इनमें से कईयों ने महाराजा धीराज, मतलब राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब तीनों भुवन का स्वामी अपने आप को माना, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। जरूरी नहीं है कि इस तरह की जो उपाधि उस टाइम के जो राजा धारण करते थे वो उसके लायक भी थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला स्वतंत्र राज्य चला रहे हैं, उनको भी इन सामंतों की सहायता लेनी पड़ती थी। जो भी मातहत होते, जो बड़े भूस्वामी होते थे या योद्धा वर्ग, योद्धा सरदार जो होते थे, उनकी सहायता की जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए ये जो उपाधि है, ये पूरी तरह से उनपे सत्य साबित नहीं होता है कि वो तीनों भुवन के स्वामी थे, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से
अपने प्रशासन को अकेला नहीं चला पाते थे, उनको भी बाकी की सहायता की जरूरत पड़ती थी। जैसे आप देखेंगे कि धारण, लेकिन इस तरह के जो दावे होते थे के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ ही अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इनकी सहायता से ही अपनी सत्ता को चलाते थे। अगला देखिए कि इन सभी राज्यों में जो उत्पादक अथवा कृषक वर्ग के होते थे, किसान होते थे, या अब पशुपालक देखे, कारीगर देखे, ये सभी क्या होते थे कि धन इकट्ठा किए जाते थे इनके द्वारा। जो ये लोग उत्पादक वर्ग में कौन कौन आता है, तो किसान आता है, आपका पशुपालक आता है, कारीगर आता है। ये लोग धन जो इकट्ठा करते थे, तो राजा क्या है कि इनसे दावा किया जाता था कि ये अपने उत्पाद का, जो भी उत्पादन कर रहा है उसका एक हिस्सा राजा को समर्पित करे, राजा को लाके दे। इसके लिए इनको बाध्य किया जाता था, या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। ये जो हिस्सा, एक हिस्सा कहा जाता था इन उत्पादक वर्गों को कि राजा को दे, उसको लगान के रूप में वसूल किया जाता था। क्योंकि प्राप्त करने वाले जो भूस्वामी होने का दावा करते थे, राजस्व व्यापारी से भी दिया जाता था। केवल इन उत्पादक वर्ग से नहीं, बल्कि जो व्यापारी वर्ग थे उनसे भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 400 कर। तो ये किसके बारे में कहा गया है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के काल की बात कही जा रही है। ये चोल काल में, चोल वंश में क्या था कि 400 से ज्यादा आपको कर के की सूचना मिलती है। कर के बारे में पता चलता है, वो कहाँ से, उनके अभिलेख से बहुत सारे करों के बारे में पता चलता है। जैसे आप देखेंगे कि सबसे अधिक उल्लेखित कौन सा कर है इस काल में, तो इसको कहा जाता है विट्टी विट्टी कर। ये कैसा कर होता था जो नगद की बजाय, ये नगद में नहीं लिया जाता था, नगद में नहीं लिया जाता था, बल्कि ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, श्रम के रूप में लिया जाता था। तो उसको क्या कहा जाता है, विट्टी कर। दूसरा आप देखेंगे कदमई। दूसरा जो है, ये पहला आपका हो गया। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब जो भी इस बॉक्स में दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। थोड़ा नाम अलग लगता है। कदमाई। कदमाई कर जो था वो किस तरीके का कर था, ये यानी ये भू राजस्व कर था, भू राजस्व कर था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मकान बनाए जाते थे, उस मकान में जो छाजन मतलब छत का काम किया जाता था, उस छत डालने के टाइम में भी लोगों को कर देना पड़ता था। इसके अलावा जो खजूर या तार के पेड़ होते थे, उस पे जो सीढ़ी लगा के उस पर चढ़ा जाता था, तो सीढ़ी लगाने के इस्तेमाल पर भी, लगान लगने पर भी उनको कर दिया जाता था। साथ में जो पारिवारिक संपत्ति होती है, संपत्ति का जो उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए भी उनको कर देना पड़ता था। मतलब कि जब पिता के बाद जो उनका पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा, जो संपत्ति उनके नाम पर होगा, तो उस संपत्ति लेने से पहले उनको कर चुकाना पड़ता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर उस काल में लिए जाते थे। इससे क्या हुआ कि इतने सारे जो कर लिए जाते थे, इससे संसाधन काफी ज्यादा हो गया उनके पास। इस काल के जो शासक थे, उनके पास संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही जो ये संसाधन जो जुटाते थे, उसका इस्तेमाल कहाँ करते थे, तो ये शासक वर्ग के पास इतना ज्यादा संसाधन था कि वो अपने वैभव को साबित करने के लिए, अपनी संपन्नता को साबित करने के लिए बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराए, दुर्गों का निर्माण कराए में इस्तेमाल इन संसाधनों का करते थे। साथ ही संसाधन को युद्ध में लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सैनिक के ऊपर खर्च होता था, उनके रख रखाव पर जो खर्च होता था, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं भी बढ़ती थी। तो ये लोग, सबसे पहले तो ये लोग मंदिरों का निर्माण कराया, उस पे ज्यादा से ज्यादा धन को खर्च किया जाता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।
जो ज्यादातर कैसे कहाँ से ये पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, तो जो ज्यादा प्रभावशाली जो परिवार के बीच से ही उनको चुना जाता था, जो सारे जगह से जो कर व्यवस्था है, कर है, उसको वसूल करके राजा के पास लाए। ये जो पद होता था, जो प्रभावशाली व्यक्ति को जो चुना जाता था राजस्व वसूली के लिए, उनको, वो ज्यादातर वंशानुगत होते थे। और इनको सेना में भी ऐसा ही हो। यहाँ तो एक कर का जो पदाधिकारी होता था, जो कर वसूलने का काम करता था, उनका भी पद वंशानुगत होता था। साथ में सेना में भी जो चुने जाते थे वो भी ज्यादातर वंशानुगत ही होते थे। अब देखेंगे कि प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में। प्रशस्तियां का मतलब क्या है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रशस्तियां जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ये प्रशंसा किसके द्वारा लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है? तो ये प्रशस्तियां जो है ना, ये राजा खुद लिखवाते हैं और अपने ही दरबार के किसी भी कवि और लेखक के द्वारा लिखवाए जाते हैं। इसके लिखवाने में जो ज्यादातर जो शासक होते हैं, वे क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, वही इसमें लिखवाते हैं। अपने आप को वो क्या साबित करना चाहते हैं उसके बारे में ये प्रशस्तियां में लिखते हैं। ज्यादातर बढ़ा चढ़ा के राजाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं, वो इसमें लिखा जाता था। साथ में जो, जैसे आप देखेंगे कि जो राजा है वो सूरवीर है या विजयी योद्धा के रूप में उनको दर्शाया जाता था। लिखने वाले ज्यादातर ब्राह्मण विद्वान होते थे जो इसकी रचना करते थे। जब ये लोग प्रशस्तियां लिखते थे, जो राजा ब्राह्मण लोग जो प्रशस्तियां लिखते थे, जो कवि होते थे वो जो प्रशस्तियां लिखते थे, उसके बदले राजा उनको भूमि अनुदान देते थे। उनकी जो तारीफ में जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी उसके बदले राजा उनको अनुदान देते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मण को भूमि अनुदान पुरस्कार के रूप में देते थे। तो ये जो पुरस्कार होता था उसका एक, कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट दिया जाता था, ऐसे मौखिक रूप से नहीं कि आपको ये जमीन दे दिया गया है, इस तरह से नहीं। इसको लिखित रूप में एक ताम्र पत्रों पर लिख के अभिलिखित करके दिया जाता था। ये जो है ये आपका ताम्र पत्र है। ये तांबे के पतला सा सीट जैसा होता था जिसपे राजा उस जमीन का विवरण देके किसके नाम पे दे रहा है और वो सारे चीज उस पे लिखा रहता था। साथ में ये राजवंश का जो यहाँ पर है, वो आप देखेंगे कि मुहर भी लगा रहता था यहाँ पे। तो ये पूरे भूमि अनुदान जो दिया जाता था वो पुरस्कार के रूप में ये ताम्र पत्रों पर लिख के उन ब्राह्मणों को दिया जाता था। अगला देखें कि इसमें क्या है, भूमि के साथ क्या क्या दिए जाते थे उसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत जो है की रचना की गई थी। संस्कृत काव्य की रचना की गई थी 12वीं शताब्दी में, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजा का इतिहास दर्ज है। ये भी एक तरह से प्रशस्तियां ही हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये जो रचना करने वाले, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले का उल्लेख मिलता है, शासन